नमस्कार, मैं संजय प्रभाकर। दोस्तों, ये तो आप खबरों में देख ही रहे होंगे कि ईरान के शासक के खिलाफ फर्जी इस्लाम की आवाज बुलंद करते हुए जोरदार जंग छिड़ी हुई है सड़कों में। और वहां की लड़कियां, महिलाएं खामनेई के कट्टर इस्लामिक शासन को खुलकर फर्जी इस्लाम करार देते हुए सरेआम हिजाब, बुर्का उतारकर फेंक रही हैं और इससे आजादी की आवाज भी बुलंद कर रही हैं और उनका पूरा साथ दे रहे हैं बड़ी संख्या में वहां के लड़के, वहां के युवा। और देखिए, तख्ता पलट के पूरे आसार नजर आ रहे हैं और हो सकता है कि खामनेई, वहां का जो सुप्रीम लीडर है, किसी भी वक्त जान बचाकर भाग जाए, किसी और देश में छुप जाए। लेकिन उससे पहले बर्बादी का मंजर समूची दुनिया को दिखाने की वो ठान चुका है, ऐसा लग रहा है। अब हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि तेहरान में हालातों को देखते हुए तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए ऑफिशियल एडवाइजरी जारी कर दी है और कहा है कि हालात बिगड़ रहे हैं, जहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं वहां ना जाएं और जैसे ही मौका मिले या फिर संभव हो तो तुरंत अपने देश लौट आए। यानी अब यह संकट सिर्फ ईरान का अंदरूनी मामला नहीं रहा, बल्कि विदेशी नागरिकों की सुरक्षा तक पर सवाल खड़े हो चुके हैं। और इसी बीच देखिए, खामनेई शासन ने एक और ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर दिया है। 26 साल के युवा, सिर्फ 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुल्तानी को मौत की सजा सुना दी गई। इरफान पर आरोप लगाया गया है कि उसने हिंसा भड़काई और उस पर मोहरबेह यानी कि ईश्वर के खिलाफ जंग छेड़ने का इल्जाम लगाया गया। ईरान के इस्लामिक कानूनों में मोहरबेह की सजा सीधी मौत है। यानी अब ईरान में सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरना सिर्फ अपराध नहीं है, बल्कि ईश्वर से युद्ध घोषित किया जा चुका है। और यहीं से ये समझ में बात आ रही है कि खामनेई का शासन किस तरह से घबराया हुआ है, क्योंकि जब सत्ता अपने विरोधियों को अपराधी से ऊपर उठाकर ईश्वर का दुश्मन घोषित करने लगे तो इसका मतलब साफ है कि अब तक जो है सिर्फ डर के सहारे राज चलाया जा रहा था वहां पर शासन। और इसी माहौल में एक और बड़ा सवाल जो है इस समय हम सबके सामने आ रहा है कि क्या वेनेजुएला के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी शासन ईरान पर भी शिकंजा कसने जा रहा है, ईरान पर कब्जा करने जा रहा है। देखिए, कब्जा करने जैसी रणनीति की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है क्या? सोचने वाली बात है, क्योंकि ट्रंप ने सीधी सीधी धमकी दे दी है। जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनको कहा है कि हम मदद कर रहे हैं आपको, क्योंकि संयोग देखिए कि वेनेजुएला भी तेल का महासागर है और ईरान भी तेल का एक महासागर है। और अमेरिका की राजनीति हो या अर्थव्यवस्था, दोनों की नसों में तेल ही दौड़ता है, मानेंगे ना आप? देखिए, अब इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हमें एक एक परत खोलनी होगी और सबसे पहले उस दावे से शुरुआत करते हैं जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। ब्रिटेन में जो ब्रिटेन का एक ईरानी विपक्षी वेबसाइट है ईरान इंटरनेशनल, इसने दावा किया है कि बीते 17-18 दिनों में ईरान में 12,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की हत्या कर दी गई है खामनेई शासन की तरफ से, और इसे आधुनिक ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा हत्याकांड बताया है इस वेबसाइट ने। और देखिए, ईरानी सरकार इस आंकड़े को सिरे से खारिज कर रही है, जबकि रॉयटर्स जैसी एजेंसियां और भी कुछ बड़ी एजेंसियां ये कह रहे हैं कि ईरानी इस जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसमें 2 से 2,500 मौत हुई है। लेकिन जब इंटरनेट ही वहां पर बंद कर दिया गया हो, विदेशी मीडिया को देश से बाहर रखा गया हो और अस्पतालों तक की जानकारी पर पहरा हो वहां के शासन का, तो असली संख्या जानना कितना मुश्किल है, आप समझ सकते हैं। और इसे समझना एक जंग जैसी बात हो जाती है। और यही कारण है कि इस आंदोलन के साथ साथ एक और लड़ाई चल रही है, सूचना की लड़ाई। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि ईरान की सड़कों पर इतना खून बह रहा है? इसकी जड़ें आज की नहीं है, बल्कि पीछे चलिए 1979 की इस्लामिक क्रांति से जुड़ी हुई है, जब शाह का शासन गिरा उस समय और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बना। तब से लेकर आज तक यानी करीब करीब 46 सालों से देश एक धार्मिक सत्ता के नीचे चल रहा है, कट्टरवादी धार्मिक सत्ता। और 1989 से आयतुल्लाह अली खामनेई इस पूरे सिस्टम के सबसे ऊपर बैठे हैं, यानी सुप्रीम लीडर।
राष्ट्रपति बदले चाहे सरकारें बदली, लेकिन असली ताकत सुप्रीम लीडर के पास है। और देखिए, रिवोल्यूशनरी गार्ड और बसीज जैसे सुरक्षा ढांचों के हाथ में रही है ये सारी वहां की सुरक्षा, और इसी सिस्टम ने धीरे धीरे देश को एक सिक्योरिटी स्टेट में बदल दिया, और यहाँ हर सवाल को राष्ट्र और धर्म पर हमला बताकर कुचल दिया जाता है। कोई अपनी आजादी की बात नहीं कर सकता, कोई अपने अधिकार की बात नहीं कर सकता। और शुरुआत में जो गुस्सा आया है, और वो महंगाई, बेरोजगारी, मुद्रा की गिरावट यानी कि करेंसी का वैल्यू, और प्रतिबंध जो बैन लगाए गए उसको लेकर, वो बहुत जल्दी एक बड़े राजनीतिक सवाल में बदल गया कि आखिर हमें कब तक धर्म के नाम पर डर में जीना होगा। और यहीं से ईरान की युवा पीढ़ी, ईरान का यूथ मैदान में उतरा है। वही युवा जिनकी उम्र 20 से 30 के बीच है, जिन्होंने इंटरनेट देखा है, दुनिया देखी है, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि उनकी जिंदगी पर कुछ बुजुर्ग मौलवी हमेशा के लिए फैसला करेंगे। और ये जो सड़कों पर जो नजारे आप देख रहे हैं तस्वीरों में, उसका ही ये फल है। इस आंदोलन की सबसे मजबूत और सबसे खतरनाक ताकत बनकर सामने आई ईरान की महिलाएं, जो तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, जो बुर्का फेंक रही हैं, हिजाब फेंक रही हैं, टी शर्ट में सामने नजर आ रही हैं। और टी शर्ट्स में क्या लिखा है मैं यहां पर बोल तो नहीं सकता, लेकिन आप पढ़ सकते हैं उन तस्वीरों में जाकर। क्योंकि अगर किसी ने इस इस्लामिक सिस्टम का सबसे क्रूर चेहरा देखा है तो वो है महिलाएं वहां की। हिजाब, बुर्का सही हो या ना हो, हिजाब अगर सही नहीं है, बुर्का सही नहीं है तो जेल होगी, खुले बाल दिख जाएंगे तो पिटाई होगी, अगर डांस किया, नाचा तो फिर अपराध है, और ज्यादा बोलने गए तो गायब। इसलिए जब महिलाएं अपने बाल काटकर, हिजाब जलाकर और गोलियों के सामने खड़ी होती हैं, खामने की तस्वीर को जला रही है सिगरेट के फूंकते हुए, तो वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि डर की पूरी विरासत को आग लगा रही हैं। और यही वजह है कि आज युवा लड़के भी उनके साथ बड़ी संख्या में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आ रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि अगर महिलाएं, लड़कियां डर के खिलाफ सामने आकर आ रही हैं और तानाशाही के खिलाफ लड़ रही हैं, और इसी बीच ईरान के बाहर बैठे आखिरी शाह के बेटे रेजा पहलवी की आवाज भी तेज होती जा रही है। उन्होंने लगातार संदेश जारी किया है, मैसेज दिया है प्रदर्शनकारियों के लिए कि ईरान इस्लामिक रिपब्लिक के अंत के करीब है, आप प्रदर्शन जारी रखिए। और अब ईरान को एक लोकतांत्रिक भविष्य की तरफ बढ़ना चाहिए, ऐसा पहलवी का मैसेज है, लगातार आ रहा है प्रदर्शनकारियों पर, उनके लिए। और देखिए, भले ही उनके पास जमीन पर कोई सेना या प्रशासन ना हो पहलवी के लिए, लेकिन आज वो उस ईरान का प्रतीक बनते जा रहे हैं जो खामनेई के बाद सोचा जा रहा है, यानी कि खामनेई के सत्ता पलट के बाद वहां किसके हाथ में बागडोर होगा। तो यही वजह है कि खामनेई शासन हर विरोध को विदेशी साजिश बताने की कोशिश कर रहा है, ताकि जनता को डराया जा सके और सुरक्षा बलों को यह समझाया जा सके कि वो किसी आंदोलन को नहीं बल्कि दुश्मन को कुचल रहे हैं। सड़कों पर एक और शब्द गूंज रहा है, फर्जी इस्लाम, क्योंकि प्रदर्शनकारी खुलकर कह रहे हैं। और देखिए, फर्जी इस्लाम मैं नहीं कह रहा हूं, वहां लिख रही हैं लड़कियां, और टी शर्ट में उनके ऊपर उनके लिखा हुआ है, जो हिजाब फेंक रही हैं, बुर्का फेंक रही हैं, सिगरेट जला रही हैं, सिगरेट फूंक रही हैं, और सिगरेट जलाने वाले लाइटर से खामने की तस्वीर को आग लगा रही हैं। वो कह रहे हैं प्रदर्शनकारी कि ईरान में जो हो रहा है वो धर्म नहीं बल्कि धर्म की आड़ में चल रही सत्ता की दुकान है, जहां कुरान से ज्यादा ताकत बंदूक और खुफिया एजेंसियों की है। और जब किसी थियोक्रेटिक सिस्टम की धार्मिक वैधता पर हमला होता है तो वो सत्ता के लिए सबसे खतरनाक वक्त होता है, समझ लीजिए। अब इस पूरे घरेलू विस्फोट के बीच, वहां के लिए तो डोमेस्टिक विस्फोट है, अंतरराष्ट्रीय मोर्चा भी गर्मा चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार संकेत दिए हैं, संकेत क्या दिया है, खुलकर बोला है कि अगर ईरान में हालात और बिगड़े और अमेरिकी या इजराइलों के हितों को खतरा पहुंचा तो सैन्य कार्रवाई भी एक विकल्प हो सकती है। और देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि वहां जो प्रदर्शनकारी हैं वो अलग अलग संस्थान जो है, इंस्टीट्यूट्स, उस पर कब्जा कर लें और अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखें। और अगर खामनेई हत्या करना रोकते नहीं है तो कार्रवाई बहुत जल्द होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता।
ट्रंप ने साफ साफ कहा है। वही खामनेई कह रहे हैं कि वहां पर जितने लोगों की हत्या हो रही है वो सीधे सीधे इसका जिम्मेदार अमेरिका और इजराइल है। अब देखिए, ट्रंप प्रशासन ने आर्थिक दबाव की रणनीति भी अपनाई है। उन देशों पर टैरिफ और प्रतिबंधों की बात की है जो ईरान से व्यापार करते हैं या करेंगे। अब यानी मैसेज साफ है, तेहरान या तो झुके या आर्थिक रूप से घुटता चला जाए। और यहीं पर वेनेजुएला की याद आती है। बहुत जरूरी है, ध्यान देने वाली बात है। वेनेजुएला भी तेल से भरपूर देश है। वहां भी अमेरिका ने पहले प्रतिबंध लगाए, फिर राजनीतिक दबाव बनाया और सत्ता परिवर्तन की कोशिशों को हवा दी। और आज वही सवाल ईरान के को लेकर भी सामने उठ रहा है कि क्या ट्रंप प्रशासन ईरान को भी उसी रास्ते पर ले जाना चाहता है, क्योंकि ईरान दुनिया के सबसे बड़े तेल और गैस भंडार वाले देशों में से एक है। और देखिए, अमेरिका एक व्यापारिक मानसिकता वाला सुपर पावर है, व्यापारी है जो एनर्जी पर कंट्रोल करना चाहता है और एनर्जी कंट्रोल को रणनीतिक हथियार मानता है। और दूसरी तरफ ईरान ने पलटकर चेतावनी भी दे दी है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने और इजराइल सीधे निशाने पर होंगे। और यही कारण है कि इजराइल के लिए यह सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि अस्तित्व का सवाल भी है, क्योंकि ईरान की मिसाइल और ड्रोन जो कैपेसिटी है उसकी रेंज में सबसे पहले वही आता है। और इसीलिए वहां हाई अलर्ट और सुरक्षा बैठकों की खबरें भी सामने आ रही हैं। अब देखिए, अब वापस चलते हैं ईरान के अंदर, जहां सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या खामनेई की सत्ता टिक पाएगी? इतिहास बताता है, देखिए, कोई भी तानाशाही तब तक गिरती नहीं है जब तक उसकी अपनी सुरक्षा मशीनरी टूट ना जाए। और फिलहाल रिवोल्यूशनरी गार्ड और बसीज खुलकर खामनेई के साथ खड़े तो दिख रहे हैं, लेकिन जितना ज्यादा खून बहाया जाएगा उतना ही भीतर डर और नैतिक संकट गहराएगा पूरे देश में, वहां की जनता में। क्योंकि हर सैनिक, हर अफसर भी किसी ना किसी परिवार का हिस्सा तो होता ही है। और देखिए, जब विरोधी को मुहरबेह कहकर फांसी की सजा दी जाती है तो वह डर पैदा करने के साथ साथ गुस्से की आग भी जलाता है। मानते हैं ना आप? देखिए, भारतीय दूतावास की एडवाइजरी जो है यही बता रही है इस समय की हालात अब लंबे समय तक अनस्टेबल हो सकते हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि ईरान आज 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। अंदर अपनी युवा पीढ़ी से और महिलाओं से, बाहर अमेरिका और इजराइल से, और बीच में उस सच से जिसे वो इंटरनेट बंद करके छुपाना चाहता है। और यही कारण है कि चाहे मौतों की संख्या 2000 हो, 2500 हो या 12000 से ज्यादा हो, यह आंदोलन पहले से कहीं ज्यादा गहरा, ज्यादा खतरनाक और ज्यादा निर्णायक बन चुका है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ सरकार बदलने का नहीं है, बल्कि उस पूरे इस्लामिक सिस्टम के भविष्य का है जो 46 साल से ईरान पर राज कर रहा है। और जब कोई समाज अपनी पहचान और आजादी के लिए उठ खड़ा होता है तो इतिहास गवाह है कि उसे हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता, चाहे सामने खामनेई हो या फिर दुनिया का कोई भी इंसान। तो इससे साफ लग रहा है कि अभी जो वहां पर नजारे हम देख रहे हैं ये बहुत बड़ी क्रांति का रूप ले सकती है। ये जो क्रांति है बहुत बड़ा रूप ले सकती है। तो इस वीडियो पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कि ईरान में जो इस समय चल रहा है उसको लेकर आगे क्या हो सकता है। क्या अमेरिका वहां पर जाकर कब्जा करेगा? क्या अमेरिका वहां पर जाकर अटैक करेगा? आखिर अमेरिका किस तौर पर वहां के प्रदर्शनकारियों को मदद करेगा? जरूर दीजिएगा आप अपनी राय। नमस्कार।